हेलो, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, आपकी अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो आज हम स्पेशल बीएसटीसी 2022 की क्लास रहने वाली है आज की हमारी सामान्य ज्ञान की। इसमें क्या होगा कि आपके सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर है, यानी ये क्लास कुल 100 क्वेश्चनों की होगी। ठीक है, 100% इस क्लास में है। तो जो आपके कुल जो पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे वो इन क्वेश्चन में से ही आएंगे। ठीक है, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, एक मैंने और बात और बता देता हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी लट पे स्पेशल बीएसटीसी 2022 की तैयारी करवाई जा रही है। आपकी हर क्लास यानी रीजनिंग सिलेबस पर आधारित आपकी हर क्लास रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, गणित सभी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और क्या है कि आपकी जो 100 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, ठीक है, अभी क्या होगा कि आपको हर क्लास की पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं होगी। इस क्लास की जो पूरी की क्लास की जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तब तक के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है, और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहीं से आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत कर देता हूँ कि हो चुका है आगाज रण का। ठीक है, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। कि जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बने रहेगा। ठीक है, इस क्लास में जो अंत तक बने रहेगा जीत उसी की होगी। अब की बार मिशन है हमारा स्पेशल बीएसटीसी के पार का। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने आ गया है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के शपथ के रूप में ली है। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कि हमें क्या पूछा है कि भारत के जो वर्तमान जो राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, ठीक है, जो राष्ट्रपति है उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि 13वें, 14वें, 15वें या फिर 16वें के रूप में लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। उन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगर आपको पूछ ले, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं। ठीक है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति को, ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है, ऐसा आपको अगर पूछ ले तब आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, मेरी सभी बात ध्यान से सुन लीजिए, बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है तब आपको बताना है कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति महिला द्रौपदी जी मुर्मू है उन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और ये प्रथम भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी द्रौपदी जी मुर्मू। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों का निर्माण किस वर्ष हुआ। ठीक है, हमें बताया गया कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्य है उनका निर्माण किस वर्ष हुआ। तो उनका जो निर्माण था वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले अगर आपको तेलंगाना का पूछ ले कि तेलंगाना का निर्माण कब हुआ, तब आपको बताना है सन 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ। ठीक है, सन 2014 में। अगर आपको पूछ ले कि छत्तीसगढ़, थोड़ा सा होता है, अगर आपको पूछ ले कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्य को निर्माण कब हुआ, तब मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों का निर्माण हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े, भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी भाई बंधु अगर आपका कोई भी स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो मैं आज आपको सामान्य ज्ञान की जो क्लास कराने वाला हूँ ये महामैराथन क्लास है। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जल्दी से आप बताइए इस जो मैं आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आपको राइट आंसर बताना है, और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे 100 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो आपको अंत में कमेंट करना है। ठीक है, और जो इन सभी के जो क्वेश्चन है कि 10वें का होगा, ये होगा, चौथे का ये होगा, 5वें का ये होगा, उसको आपको लाइव चैट में बताना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको इस क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, पूरा इस क्लास को आपको समझना है। यहाँ पे पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। जनवरी 2015, मार्च 2015, जनवरी 1950, मार्च 1950। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि पहले क्या होया करता था, पहले नीति आयोग होया करता था, सॉरी पहले होया करता था, पहले क्या होता था कि योजना आयोग होया करता था। ठीक है, पहले योजना आयोग होता करता, उसके बाद योजना आयोग का नाम कर दिया नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का नीति आयोग नाम कर दिया। ये कब किया, 2015 में। ठीक है, जनवरी 2015 में। ठीक है, आपको पूछ ले कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, मेरी बात सभी ध्यान से सुनिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तब आपको प्यारे साथियों आपको बताना है कि जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। अगर आपको पूछ ले कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तब मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि मार्च 1950 को योजना आयोग की हुई, और नीति आयोग की जनवरी 2015 को। अगर आपको पूछ ले कि इन आयोग के
अध्यक्ष कौन होते हैं, तब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग के दोनों के जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पूछ ले कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस हिसाब से रहेगा। अगर आपको यहाँ पे पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि योजना की स्थापना कब हुई, तब आपका मार्च 1950 हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमें कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अगला एक तो क्वेश्चन है आपका, संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ। ये एकदम राइट बात है। ठीक है, जो संविधान का निर्माण था वो यहाँ पे क्या बोला है कि संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ, एकदम सही बात है। ठीक है, संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद संविधान लागू 26 जनवरी 1900, थोड़ा सा बता देता हूँ, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, ये भी एकदम सही बात है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये भी सही बात है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए सी डी है ये एकदम से सही है, ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, क्योंकि संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी। ठीक है, 24, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 के हुए थे। ठीक है, ना कि 24 दिसंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। तो ये जो गलत है कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन है वो एकदम से गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको ऐसा पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, तब आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, तब आपको बताना है कि कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तब आपको बताना है 1951 से 56 था। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम से ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर आपको पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था, तब आपको धीरज बताना है। ठीक है, मूल मंत्र धीरज था इसका, और इसमें कृषि पर बल दिया गया है। ठीक है, अगर आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तब आपको बताना है 1956 से 61 है। ठीक है, और इसमें उद्योगों पर, इसमें क्या गया था, इसमें उद्योगों पर बल दिया गया था, इसमें उद्योगों पर बल दिया गया। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में स्थित है। तो भारत में आप सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में भारत की कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई स्थित है। यहाँ पे लगभग 80 से 90 किलोमीटर के बीच के समथिंग है। ठीक है, 80 से 90 के बीच में है। ठीक है, और आपको पूछ ले कि कर्क रेखा की सबसे अधिक, ठीक है, भारत में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में स्थित है, तब आपको बताना है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में 36,000 के प्लस है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे 36,000 है। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक तो है गुजरात में और सबसे कम है राजस्थान में। ठीक है, अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है। ठीक है, हमें पूछा है कि झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है, चावल है, गेहूं है, चना है, या फिर मक्का है। तो आप सभी जल्दी से बताइए कि झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो झूमिंग कृषि है वो एक तो की जाती है मेघालय। ठीक है, एक तो की जाती है आपकी मेघालय के अंदर। ठीक है, एक आपकी की जाती है मिजोरम के अंदर। ठीक है, एक तो आपकी की जाती है मेघालय, एक आपकी की जाती है मिजोरम के अंदर, एक आपकी की जाती है त्रिपुरा के अंदर। तो इस साइड के जो राज्य है इनमें ये झूमिंग कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि को पहले जला दिया जाता है, उससे खोई हुई उर्वरता वापस आ जाती है। तो इस राज्य में की जाती है, और इसकी जो मुख्य फसल है वो होगी चावल। ठीक है, झूमिंग कृषि की मुख्य फसल चावल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहले बता देता हूँ कि भारत विश्व में 21% चावल उत्पादन करता है। ठीक है, भारत विश्व में 21% चावल उत्पादन करता है। अगर आपको पूछ ले कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तब आपको बताना है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल उत्पादन की दृष्टि से। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। तो आप जल्दी से सभी कमेंट करके बताइए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तब आपको बताना है 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान तो 7वां है। अगर आपको पूछ ले कि कितने प्रतिशत चावल तो 21% उत्पादन करते हैं। अगर आपको पूछ ले कि भारत का विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, ठीक है, आपको पूछ ले कि भारत का विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तब आपको बताना है 2.42। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बता देता हूँ आपको। आपको भी पता है कि सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में सॉरी यहाँ पे पूछा है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी को बताना है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है वो चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो आपको भी पता है कि गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं तो रबी की फसल है, उसके बाद सरसों भी है, उसके बाद चना भी है, लेकिन जो चावल है वो रबी की फसल नहीं है, वो खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कब बना था? कौन सा बना था? ठीक है, कौन सा बना था? आपको ऐसा पूछा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको पहले। हाँ, आपको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश राज्य था, ठीक है, वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि कब बना, तब आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि 1952 के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और ये बना था 1952 में। ठीक है, सन 1952 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा? ठीक है, आपको भी पता है कि 2021 का तो भारत के अंदर हो गया है, तो भारत में ये नहीं होगा, क्योंकि भारत में 2021 का होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से भारत में 2021 का T20 वर्ल्ड कप नहीं हो पाया। लेकिन मेजबानी इसकी भारत ने ही की थी। ठीक है, कोरोना काल की वजह से जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, T20 वो दुबई में हुआ था। ठीक है, दुबई में हुआ था, लेकिन इसकी जो मेज़बानी थी वो भारत ने ही की। अब हमें क्या पूछे कि 2022 का वर्ल्ड कप किस देश में होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जल्दी से बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन, आपको इसको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मैं पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप सभी लाइव चैट में कमेंट करना है आपको। ठीक है, ना कि वैसे कमेंट नहीं करना है, आपको लाइव चैट में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पूछते कि संसद के कितने अंग होते हैं, तब आपको भी पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। अगर आपको पूछ ले कि संसद के कौन कौन से अंग है, तब आपको भी पता है, एक तो लोकसभा संसद का अंग है, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा भी संसद का अंग है, और राष्ट्रपति है वो भी संसद का अंग है, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद के अंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत में जो वर्षा है वो सर्वाधिक है वो 2 स्थानों पे होती है, एक तो चेरापूंजी, ठीक है, एक है मानसिंहराम। ये दोनों क्षेत्र है, ठीक है, ये जो दोनों क्षेत्र है वो है मेघालय के। ठीक है, मेघालय के 2 क्षेत्र है, मानसिंहराम, चेरापूंजी, इनमें भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं? ठीक है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब आपको बताना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हमें क्या पूछा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, 75 जिले हैं। ठीक है, और वहीं पे राजस्थान में कितने हैं? 33 है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में कितने हैं? पश्चिम बंगाल में पहले 23 थे, लेकिन उसके बाद हाल ही में 7 नए जिलों को जोड़ दिया, यानी पश्चिम बंगाल में अब 30 जिले होंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? ठीक है, 15 अगस्त 2022 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? तो आप सभी मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आप सभी मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो 74वां, एक है 75वां, एक है 76वां, एक 27वां। ठीक है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76वां। ठीक है, 76वां मनाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, तो आप जल्दी से बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तेलंगाना था उसका निर्माण हुआ था 2014 के अंदर। ठीक है, 2014 के अंदर हुआ था। और जो छत्तीसगढ़ था उसका हुआ था 2000 के अंदर। छत्तीसगढ़ झारखंड और जो छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड का जो निर्माण था वो 2000 में हुआ था, लेकिन तेलंगाना का 2014 में हुआ था। तो यहाँ पे नवीनतम राज्य हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पूछ ले कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आपको बताना है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आप सभी को बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान के अंदर खारे पानी की सांबर झील है, वो सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आपको कानपुर बताना है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आपको भीलवाड़ा को बताना है। अगर आपको पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आपको मेरे प्यारे साथियों अहमदाबाद बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। आपको भी पता है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। और यहाँ पे ठीक है, आप सभी मुझे जल्दी से बताइए कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो एक तो 19%, एक है 9%, एक है 17%, एक है 7%। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन या फिर इंग्लैंड। तो आप बताइए कि भारत का निम्न में से कौन सा देश पड़ोसी देश नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड है वो पड़ोसी देश नहीं है। और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे 100 में से 50 सही हो रहे हैं, 40 सही हो रहे हैं, 60 सही हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं आप ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 में रजत पदक जीता। तो यहाँ पे हाल ही का प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में 2022 में रजत पदक जीता था। रोहित यादव, शिवम जोशी, नीरज चोपड़ा या अंजू बॉबी जॉर्ज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। 6, 7, 8, 9। आपको बताना है कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 मेडल जीते थे। ठीक है, जिसमें 2 तो थे गोल्ड मेडल प्लस 3 थे सिल्वर मेडल। ठीक है, और 2 अन्य मेडल भी थे, यानी कुल 7 मेडल भारत ने अपने नाम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। ठीक है, हमें बताना है कि वर्ष 2024 का ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। तो यहाँ पे आपको बताया, एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक है फ्रांस, एक है जापान, एक है भारत। तो आपको भी पता है कि जापान में 2021 का हुआ था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो जापान के अंदर हुआ, तो जापान तो हो नहीं सकता। उसके बाद जो 2024 का ओलंपिक है वो होगा पेरिस के अंदर। ठीक है, पेरिस कहाँ पे आपको भी पता है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2024 का ओलंपिक होगा फ्रांस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल 2022 का सीजन पूरा हुआ है। ये आईपीएल के इतिहास का कौन सा सीजन था। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सा सीजन था। आप सभी को बताना है कि आईपीएल के इतिहास का 2022 में आईपीएल हुआ, ये आईपीएल के इतिहास का कौन सा सीजन था। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो आप सभी मुझे जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 15वां सीजन था। ठीक है, 15वां सीजन था। ठीक है, 15वां सीजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आप सभी मुझे जल्दी से बता दीजिए। 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट और एंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी।
तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी 2022 की जो भी क्लास होगी वो आपको सभी क्लासें इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज की इस लाइव सेशन को हमें 200 प्लस करना है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका कोई भी भाई बहन, अगर आपका कोई भी स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान का महामैराथन करवाया जा रहा है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं आपको जो 100 क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैं क्या पूछा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को या फिर 22 जनवरी को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एकदम से राइट हो जाएगा, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया, जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत को तैयार किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, ठीक है। हमें बताना है कि भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय लंबाई है 15,200, ठीक है। भारत की स्थलीय लंबाई है 15,200, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। हमें बताना है कि वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तब आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का या फिर 6 वर्षों का। तो आप सभी मुझे जल्दी से बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 6 वर्षों का, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और लोकसभा का होता है 5 वर्षों का, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, ठीक है। NH-44, NH-1, NH-2, NH-10। तो आपको जल्दी से बताना है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NH-44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। अगला क्वेश्चन है कि घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। हमें बताना है कि घुमरा नृत्य वो किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पे घुमरा नाम, घूमर नाम नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे घूमर नाम पूछे, अगर आपको पूछ ले कि घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तब आपको बताना है राजस्थान का, और घुमरा नृत्य वो है उड़ीसा का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, वृहदत्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक। तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त थे ये तो पहले के राजा थे, और जो वृहदत्त थे वो अंतिम राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ठीक है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो आपको जल्दी से बताना है कि भारत ने मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया किस देश से ली, तो यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मरु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। मरु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको जल्दी से बताना है कि मरु उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, जैसलमेर है राजस्थान के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरु उत्सव मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। तो आपको जल्दी से बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आपको जल्दी से बताना है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर चिल्का झील स्थित है। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे महामैराथन होने वाला है, तो आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लोह अक्षय किस राज्य में पाए जाते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक लोह अक्षय किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, झारखंड के अंदर सबसे अधिक लोह अक्षय पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, असम। तो आपको जल्दी से बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि इस भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आपको बताना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, गोवा। तो आप सभी को जल्दी से बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम से डी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा और पंजाब का राज्य का निर्माण कब हुआ। ठीक है, हरियाणा और पंजाब राज्य का निर्माण कब हुआ? 1966, 1960, 1971, 1972। तो यहाँ पे जो हरियाणा और पंजाब का राज्य का निर्माण हुआ था सन 1966 के अंदर। ठीक है, 1966 के अंदर हरियाणा और पंजाब का हुआ, और 1960 के अंदर महाराष्ट्र का हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1915, 1913, 1912 या फिर 1911। तो यहाँ पे हो जाएगा 1911 के अंदर वायु परिवहन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जयपुर, गोरखपुर या फिर ठाणे। तो आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तब आपको बताना है गुजरात का कच्छ है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है ठाणे। ठाणे, ठीक है, ठाणे कहाँ का है? ठाणे है महाराष्ट्र का। ठीक है, ठाणे महाराष्ट्र का एक जिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को, ठीक है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको अंगीकृत या तो अंगीकृत पूछ सकता है या आपको पूछ सकता है कि भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ, दोनों सेम ही है, आपको बस बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई आप सभी मुझे बताइए। 9 दिसंबर 1946, 1949, 13 मई 1952, ठीक है, 15 मई 1952, 15 मई 1953। तो संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, संसद की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सदस्य। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। आप सभी मुझे जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की थी? मैंने आपको ये क्वेश्चन था वो आपको पहले भी बताया था। ठीक है, एक तो राजस्थान, एक है पश्चिम बंगाल, एक है उत्तर प्रदेश, एक है तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। पहले पश्चिम बंगाल में 23 जिले होया करते थे, ठीक है, पहले होते थे, उसके बाद 7 नए जिले हो जाएंगे। तो यानी अब पश्चिम बंगाल में कुल 30 जिले होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ कि आपको पूछ ले कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तब आपको बताना है वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1970, 1971, 1969 या फिर 1973। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 1970 के अंदर। ठीक है, 1970 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपको जल्दी से बताना है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पे सबसे कम पूछा है, वहां पे सबसे ज्यादा, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और आपको सबसे कम बताना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर भूटान या फिर नेपाल। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, जो कि शायद 80 से 90 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है जल्दी से। तो यहाँ पे 7 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 24 अगस्त, 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर। तो आप जल्दी से बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता था? ठीक है, हमें बताना है कि आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता था। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस। तो सबसे पहला जो किताब था वो तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता। ठीक है, सन 2008 के अंदर। ठीक है, पहला सीजन था उसमें। और जो 15वां सीजन था 2022 में किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने जीता था। ये न्यू टीम थी। अगर आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा आईपीएल किताब किसने जीते हैं, तब आपको बताना है मुंबई इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पुलिकट पुलिकट जेल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आपको बताना है कि पुलिकट जेल किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर ये जेल स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील निम्न में से कौन सी लेगून झील नहीं है? लेगून झील जिसे कहती है वो खारे पानी की झील होती है। ठीक है, लेगून झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी है काबरा, कौन सी नहीं है। यहाँ पे मैं पूछा है काम कौन सी नहीं है। तो एक तो है काबरा झील, एक है चिल्का झील, एक है पुलिकट झील, एक है बेमना झील। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि कौन सी झील लेगून झील नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो काबरा झील है वो लेगून झील नहीं है, और बाकी जो चिल्का, पुलिकट, बेमनाद है ये लेगून झीलें हैं। ठीक है, चिल्का तो उड़ीसा के अंदर है, पुलिकट आंध्र प्रदेश के अंदर है, और बेमनाद केरल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बता देता हूं कि भारत का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद है। ठीक है, चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे पहला चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम से राइट है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय वो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले कि पहली रेल किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के मध्य चलाई गई, तब आपको बताना है थाने से मुंबई के मध्य। ठीक है, थाने से मुंबई के मध्य ये रेल चलाई गई थी। ठीक है, ये सन 1853 में चलाई गई। ठीक है, 1853 में चलाई गई, और इसकी जो यात्रा थी वो 34 किलोमीटर तक ये रेल चलाई गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, सरदार हमें बताना है कि सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, या फिर नर्मदा नदी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। टी हरी बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध, श्री सेलम बांध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टी हरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। टी हरी बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हमें बताना है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, या फिर गुजरात। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असम के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, आप सभी मुझे जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से लाइव चैट में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसमें ज्यादा हिस्सा गुजरात का और सबसे कम है राजस्थान का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बता देता हूँ कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये तीनों इस परियोजना के हिस्सा है। ठीक है, और जो गुजरात है वो इसका हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपको बताना है कि किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो आप मुझे बताइए कि किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई है उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है। ठीक है, रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेरिका की मुद्रा है उसे डॉलर कहते हैं, और जो रूस की मुद्रा है उसे रूबल कहा जाता है। ठीक है, रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर आपको पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हमें क्या पूछा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई? ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि जो बॉम्बे प्लान की शुरुआत है वो किस कारण हुई। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि जो देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए देश के उद्योगपतियों ने सन 1944 में, ठीक है, सन 1944 में बॉम्बे प्लान की शुरुआत की, यानी हमारा राइट आंसर होगा बॉम्बे प्लान की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ। ठीक है, हमें बताना है कि तो 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है उसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो मैं बता देता हूँ कि जो इसका आयोजन है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, अगर आपको तमिलनाडु ऑप्शन में दे तब आपको तमिलनाडु भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद शक्ति योजना का शुभारंभ किया? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस योजना का जो चलाने का कारण था वो क्या था कि राज्य की 10 लाख जो युवा राज्य के जो 10 लाख युवा हैं, ठीक है, उन जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देने के लिए इस योजना को चलाया गया। यहाँ पे ये जो योजना है वो कर्नाटक के अंदर चली। ठीक है, कर्नाटक के अंदर इस योजना को चलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से जो 73वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है, और इसका निर्माण हुआ था सन 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, लेकिन हमें क्या पूछा कि इसको लागू कब किया गया? तब हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, यानी 1993 के अंदर इसे लागू किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको जल्दी से बताना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 फरवरी, 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 मई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, 24 अप्रैल को, ठीक है, मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, रमादेवी, राजीव कुमार, राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तब आपको बताना है रमा देवी। अगर आपको पूछ ले कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, तब आपको बताना है राजीव कुमार। और अगर आपको पूछ ले कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तब आपको बताना है सुकुमार सेन। यानी ये तीनों प्रश्न यहाँ से मोस्ट बन रहे हैं। ठीक है, तीनों को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पे इस क्लास में आपके। इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन करंट अफेयर के, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन कल्चर, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर, सभी के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम शानदार होने वाली है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन है, और इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसको आप जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। महामैराथन कैलाश ये होने वाली है। यहाँ पे क्या पूछा है, कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजपूत वंश में हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, हमें पूछा है कि कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसमें बता देता हूं कि आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। और बता देता हूं कि ये जो सदस्य हैं कौन से होते हैं, ये होते हैं विज्ञान वर्ग, ठीक है, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, इस हिसाब के ये जो खेल कूद ये जो ये सदस्य ये इनसे संबंधित होते हैं, और इनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? ठीक है, बेलग्रेड, अजरबैजान, हवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पहला पूछे तब आपको बेलग्रेड बताना है। ठीक है, पहला सम्मेलन बेलग्रेड के अंदर हुआ और 16वां सम्मेलन अजरबैजान के अंदर हुआ और 14वां सम्मेलन हवाना के अंदर हुआ। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि बेलग्रेड के अंदर 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और ये सम्मेलन बेलग्रेड के अंदर हुआ। ठीक है, सबसे पहला सम्मेलन बेलग्रेड के अंदर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची 12 में, ठीक है, अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? ठीक है, आपको बताना है कि अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ठीक है, थोड़ा सा मैं सबसे पहले समझा देता हूं कि ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ? भारत और पाक के मध्य हुआ। ठीक है, भारत और पाक के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। अगर आपको पूछ ले कि भारत के और ताशकंद जो समझौता हुआ, ठीक है, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, लेकिन इनके जो सदस्य थे किन किन सदस्यों के मध्य हुआ, तो थोड़ा सा बता देता हूं कि भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, वह भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ और ये समझौता था, ये कहां पे हुआ था? अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, ये समझौता अफगानिस्तान के अंदर हुआ और ये समझौता हुआ सन 1966 के अंदर। ठीक है, सन 1966 के अंदर ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? ये दोनों समझौते ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। इनमें से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जल्दी से इनको याद कर लीजिए। शिमला समझौता कब हुआ? 1972, 1970, 1960 या फिर 1971। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, और आपको पूछ ले कि किन के मध्य हुआ, तब आपको बताना है भारत और पाक के मध्य शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि सिंधु जल नदी विवाद सन कब में हुआ, ठीक है, किस सन में हुआ, तब आपको बताना है कि सिंधु जल नदी विवाद 1960 के अंदर हुआ था और शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर। ठीक है, इस हिसाब से विस्तार से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन सुनिश्चित करता है? ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं या फिर साधारण विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? ठीक है, अंतिम निर्णय वैसे तो लोकसभा लेता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पूछ ले कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका अंतिम निर्णय किस संसद के किस अंग में लिया जाता है, तब आपको बताना है कि लोकसभा में लिया जाता है। यहां पे मैं क्या पूछा कि यह निर्णय कौन करता है, तब आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार नियम को कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार नियम को सन 2005 के अंदर लागू किया गया। ठीक है, सन 2005 के अंदर सूचना के अधिकार नियम को लागू किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? तो सेला सुरंग है वो कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट है, आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 1997, 1999, 2000, 2002। तो थोड़ा सा बता देता हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की को अपनाया गया। ठीक है, ये सन 1997 में तो अपनाया गया था। ठीक है, 1997 में तो इसे अपनाया गया और इस पर भारत ने अगस्त, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगस्त 2002 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये दोनों पर यहां से मोस्ट लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मटर किस प्रकार की फसल है? ठीक है, मटर किस प्रकार की फसल है? रबी की, खरीफ की, जायद की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ में हमारा राइट हो जाएगा मटर एक रबी की फसल है। ठीक है, मटर रबी की फसल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया है? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, अमेरिका। तो आपको बताना है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। जो राउरकेला स्टील जो प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1980, 1990, 1996, 1992। तो आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
94 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 95 है। ठीक है, यहाँ पे 95 नंबर है, गलती से टेक्निकल टीम ने गलत टाइप कर दिया। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य में विधानमंडल है। मेरी बात सभी ध्यान से सुनिए, जितने भी मेरे प्यारे साथी भाई बहन जुड़े वो मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। विधानमंडल किसे कहते हैं, जिसके अंदर विधान परिषद व विधानसभा दोनों होती है। ठीक है, विधानसभा व विधान परिषद दोनों होती है, उन्हें विधानमंडल कहा जाता है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि विधान परिषद व विधानसभा कितने राज्यों के अंदर है, यानी विधानमंडल कितने राज्यों के अंदर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 6 राज्यों के अंदर विधानमंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल है वो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बताना है कि सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मुंबई, कोलकाता, जोधपुर, लखनऊ। तो आपको बताना है कि सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जोधपुर। ठीक है, राजस्थान का जोधपुर जो जिला है, ठीक है, वो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर के अंदर जो सूर्य की जो किरणें है वो चमकती हुई किरणें दिखाई देती हैं, यानी ये सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध या फिर मशहूर शहर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। ये मुझे आप कमेंट करके, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, जितने भी छात्र जुड़े हैं, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। गेहूं, चावल, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो गेहूं, एक का चावल, एक का बाजरा, एक का इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल। चावल भारत की खाद्य फसल है, ना कि गेहूं नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन में गेहूं कदे भी नहीं करके आना है, यहाँ पे आपको चावल ही करके आना है। ठीक है, चावल है यहाँ पे भारत की खाद्य फसल। ठीक है, आपको गेहूं कदे भी नहीं करके आना है, चावल इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा और आपको चावल ही करके आना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कन्नड़ भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको बताना है कि कन्नड़ भाषा है वो किस राज्य के अंदर बोली जाती है। जल्दी से बता दीजिए, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक में से किस में से बोली जाती है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक के अंदर बोली जाती है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे जितने नाम नहीं है, यहाँ पे द्वितीय मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे द्वितीय नाम है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए कारखाने कौन से हैं। ठीक है, आपको बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए कारखाने कौन से, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर उपयुक्त सही। तो इनका राइट आंसर होगा आपका जो ये तीनों है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये तीनों कारखाने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए थे, उपयुक्त सभी है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ लिया मेरे प्यारे साथियों कि बोकारो और भिलाई की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तब आपको मेरे प्यारे साथियों बताना है कि रूस के सहयोग से। ठीक है, बोकारो, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, बोकारो और भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है, उसकी स्थापना की गई ब्रिटेन के सहयोग से। उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, ब्रिटेन के। और अगर आपको पूछ ले कि राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा वाला, तब आपको बताना है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इन तीनों के आपके किस देश के सहयोग से स्थापना की गई वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भिलाई का हो गया रूस, दुर्गापुर का हो गया ब्रिटेन और राउरकेला हो गया आपका जर्मनी है। ठीक है, बोकारो और भिलाई दोनों एक साथ ही है। ठीक है, तो ऐसे में हमने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको ईमानदारी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे 100 में से इतने आंसर सही हो रहे हैं। तो आपको 100 में से बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्पेशल बेसिस की तैयारी करवाई जा रही है। आपको सिलेबस पर आधारित रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लीजिए। ठीक है, और इस महामैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े वो सभी अपने भाई बहन या किसी भी अन्य
रिश्तेदार को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो अगर आपका कोई भी रिश्तेदार भाई बहन अगर स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आप मैंने आपको सामान्य ज्ञान के जो 100 क्वेश्चन बताए इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। मात्र 50 मिनट के अंदर मैंने आपको 100 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अब जो आपकी इंग्लिश और मैथ की जो क्लास है वो भी अब जल्दी आपकी होने वाली है, तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से, ठीक है, आप प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लासेस देख सकते हो। मैंने आपकी मैथ की भी प्लेलिस्ट बना दी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपकी मैथ की भी प्लेलिस्ट बना दी है, उसके बाद आपकी जेके की भी प्लेलिस्ट बना दी है, उसके बाद आपकी रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी अब आपकी इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, और डिसेबिलिटी की भी प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी। तो आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको क्लास ले लेनी है, कोई भी आपकी दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लास ले लीजिए, और आपकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इन 100 क्वेश्चन की आपकी जो पीडीएफ है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहीं से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।